नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पेपर कोड है 025807, जो अपनी टेस्ट सीरीज़ होती है वेंसडे और संडे को, उसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग पेपर नंबर 807 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य में जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका मीनिंग हमें बताना है। आपको अगर इस वर्ड का मीनिंग पता है तो आपको इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑर्किड जो वर्ड है इसका मतलब होता है बगीचा। इसका मतलब क्या होता है? बगीचा। और मेनली ये इसको अपन बाग भी बोल सकते हैं। किसका? फलों का। फलों का जो बगीचा या बाग होता है उसको हम लोग ऑर्किड बोलते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अ पीस ऑफ एनक्लोज्ड लैंड विथ फ्रूट ट्रीज, कि एक बंद क्षेत्र जहाँ पे आपको फलों के पेड़ मिलते हैं तो उसको हम लोग ऑर्किड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग ही बताना है ना, तो सेंटेंस पढ़कर टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये एक इडियम आपको दिया हुआ है, मुहावरा। मुहावरा क्या है? मेकअप वंस माइंड। तो दोस्तों, मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है निर्णय ले लेना। इसका क्या मीनिंग होता है? निर्णय ले लेना। किसका मीनिंग होता है निर्णय ले लेना? मेकअप वंस माइंड का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? टू डिसाइड। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल उचित है। आगे देखिए, अगला जो हमारा यहाँ पर सेंटेंस है, कह रहा है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वाक्य यहाँ दिया है, उसका सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताना है। कह रहा है आई लाइक माई पपीज। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, पपी क्या होता है? तो पपी हम लोग बोलते हैं किसको? यंग वन ऑफ डॉग। जो डॉग है उसका जो बच्चा होता है उसको हम लोग पपी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, आगे दिया है कि ये कह रहा है मैं अपने पपीज मैक और मैट को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन आई लाइक मैट बेस्ट। लेकिन कह रहा है कि मैं मैट को ज़्यादा चाहता हूँ। अब यहाँ पर कितने पपीज हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो मैक है और एक कौन है? मैट। देखिए, जब भी हम लोग दो में से चुनते हैं, whenever we choose out of two, दो में से जब भी चुनने का कार्य करते हैं तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। कौन सी डिग्री का उपयोग करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। यहाँ कौन सी डिग्री लगी हुई है? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, दोबारा कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। तो ये चला गया। मच जो है इसका उपयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो यहाँ पर इसका चुनने में कोई रोल नहीं है। मोस्ट जो है ये अगेन एक सुपरलेटिव डिग्री की तरह काम करता है, तो ये भी हमारा पिक्चर से बाहर। तो यहाँ बेटर दिया हुआ है जो कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री है। गुड एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? गुड पॉजिटिव। उसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या है? बेटर। बस आपको एक चीज़ यहाँ ये और ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग चुनने का काम करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, साथ ही साथ उस स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द भी आता है। ये द यहाँ मिसिंग था, तो ये द भी आना चाहिए। तो कुल मिला के हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आपको अगेन अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग बताना है, तो पूरा वाक्य पढ़कर समय खराब नहीं करेंगे,
इस फ्रेज का मतलब सीधा चेक करते हैं। देखिए ब्रेक अ लेग जो है वो एक इडियम या फ्रेज की तरह यूज होता है, मुहावरा है। इसका अर्थ होता है ब्रेक अ लेग का किसी को गुड लक कहना, किसी को गुड लक कहना या गुड लक विश करना, उसको हम लोग ब्रेक अ लेग बोलते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टू विश समवन गुड लक, किसी को शुभ कामना देना। और क्या बोल सकते हैं, शुभ कामना देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम बताना है। पूरा सेंटेंस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए आप ये जो टाइम बचाएंगे अपने पेपर में, ये टाइम आपको यूज करना है मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि आपको पेपर में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों खंड देखने हैं। तो क्योंकि आपको अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ के टाइम नहीं खराब करेंगे। देखिए लिबरल का मीनिंग जो है, लिबरल का मीनिंग होता है उदार। लिबरल का मीनिंग क्या होता है, उदार, ठीक है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बड़े दिल वाला। और क्या बोल सकते हैं, बड़े दिल वाला। तो इसका हमें विलोम शब्द बताना है। तो देखिए यहां पर फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। एक वर्ड दे रखा है टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब होता है संयमी, जिसको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, जिसमें बहुत सारा पेशेंस है, धैर्य है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंट। रिपब्लिकन का मतलब होता है गणतंत्रीय। गणतंत्रीय को रिपब्लिकन बोलते हैं। और एक शब्द आपको और देखने को मिलता है कई बार, वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। और वर्ड बचा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है छोटी सोच का, छोटी या तुच्छ सोच वाला। जिसकी सोच छोटी हो, तुच्छ हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो जो बड़े दिल का नहीं है, जिसकी सोच छोटी है, वो ही लिबरल का एंटोनिम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ जो अंडरलाइंड वर्ड है उसको चेक करना है कि क्या ये ठीक है। कह रहा है आई एंजॉय लर्न लैंग्वेजेस बिकॉज आई लाइक देम। ये कह रहा है मुझे भाषाओं को सीखना पसंद है क्योंकि मुझे भाषाएं पसंद है, इसलिए। यहाँ नियम क्या है, नियम ये है कि इंजॉय जो वर्ब है, इसके बाद हम लोग हमेशा जेरेंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जेरेंड। अब आप बोलोगे सर जेरेंड क्या होता है। जेरेंड का मतलब होता है दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ लर्न की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, लर्निंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लर्निंग। तो आपको ऑप्शन सी की तरफ जाना पड़ेगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक वर्ड में बताना है इस स्टेटमेंट को एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। ये कह रहा है आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। मतलब बेकार की चीजों के ऊपर जोर जोर से चिल्लाना, तर्क वितर्क करना, इसको क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है मेंटेन। तो मेंटेन का मतलब क्या होता है, मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना। एग्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर सहमत होना। डिसएग्री का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज पर असहमत होना। डिसएग्री का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज पर असहमत होना। और स्क्वेबल हमारा आंसर होगा। स्क्वेबल का मतलब यही होता है कि छोटी छोटी चीज पे आप चिल्लाते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। नेक्स्ट,
ये कह रहा है कि एंटोनिम यानी विलोम शब्द बताइए किसका, हॉस्टाइल का। दोस्तों हॉस्टाइल का मतलब होता है नफरत भरा, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं नापसंदगी। ठीक है, अब इसका विलोम शब्द बताना है। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाए, जो हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहे, उसको हम लोग एग्रेसिव बोलते हैं। दोस्तों बिटर का मतलब होता है कड़वा, बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। ये स्वाद के लिए भी आता है, शब्दों के लिए भी आ सकता है। दोस्तों नेस्टी का मतलब होता है गंदा, भद्दा। और हॉस्पिटेबल का मतलब होता है प्रेम भरा, आदर भरा। तो यहां अपना आंसर हो जाएगा हॉस्टाइल का एंटोनिम हॉस्पिटेबल हो जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटेबल जो है मेहमान नवाजी से भी संबंध रखता है, मेहमान नवाजी। उसके लिए एग्जैक्ट जो वर्ड है वो है हॉस्पिटैलिटी। वर्ड क्या है, हॉस्पिटैलिटी। ये ITY से खत्म हो रहा है तो ये नाउन है, और ये हॉस्पिटेबल ABLE से खत्म हो रहा है तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हॉस्पिटेबल के लिए एग्जैक्ट अगर हिंदी में आप जाएं तो मेहमान नवाज बोल सकते हैं, मेहमान नवाज। तो ए ऑप्शन ठीक है आपका। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि पैसिव वॉइस बताइए, किसका पैसिव वॉइस बताना है। डू दी बासूज विजिट दी शुक्लास। कह रहा है कि क्या बासु जो हैं वो शुक्ला के यहाँ विजिट करते हैं, जाते हैं क्या। सरनेम है शुक्ला, बासु, मेहता, शर्मा, वर्मा, ये। तो ये डू से यहाँ पर पता चला कि कौन से टेंस की चर्चा हो रही है, प्रेजेंट सिंपल की चर्चा हो रही है। प्रेजेंट सिंपल को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर होता है इज एम आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। तो हमें यही चेक करना है कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो आर है हर जगह। अब थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। बीइंग नहीं हो सकता, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है पैसिव में, बीन आता है परफेक्ट में, तो आंसर ये हो जाएगा। यहाँ थर्ड फॉर्म भी है और आर भी है। आर क्यों लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ये पैसिव का एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब यहाँ लेनी पड़ी। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा आंसर है। आगे देखो, हमें कह रहा है कि वो स्पेलिंग बताइए जो सही है। तो देखिए ओकेजन का मतलब होता है अवसर। तो आपको ध्यान रखना है कि ओकेजन की जो स्पेलिंग होती है उसमें डबल C होता है और सिंगल S होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है, डिस्क्रीट का। पूरा सेंटेंस पढ़ के टाइम खराब नहीं करेंगे दोस्तों। डिस्क्रीट का मतलब होता है बड़ बोला। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, बड़ बोला, जो ज्यादा बोलता है। दोस्तों लाउड का मतलब होता है शोर से भरा, बहुत ज्यादा शोर हो, उच्च स्वर हो, उच्च आवाज हो, उसको लाउड बोलते हैं। आउटस्पोकन का मतलब होता है दोस्तों बेबाक, जो बिना डरे अपनी बात कहने की हिम्मत रखता है। दोस्तों नोइजी का मतलब होता है शोर भरा, लाउड का सिनोनिम है। रिजर्व्ड का मतलब होता है दोस्तों शांत, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कम बोलने वाला। तो डिस्क्रीट का एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, अपने को यहाँ पर सिनोनिम लेना है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अपन इसका मीनिंग जो है
सिनोनिम लेना है डिस्क्रीट का। कह रहा है ही वॉज द डिस्क्रीट बॉय इन आवर ग्रुप बट मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल ऑफ अस। तो डिस्क्रीट का भी मतलब जो है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कम बोलने वाला, कि भी वो शांत रहता था परंतु मेहनती था, तो रिजर्व्ड का पर्यायवाची डिस्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट का भी मतलब क्या होता है, जो कम बात करता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अपन यहाँ एंटोनिम के चक्कर में चले गए थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला ये कह रहा है कि द फैक्ट्री हैज़ बीन डैश ब्लैक स्मोक फ्रॉम इट्स चिमनी, कि फैक्ट्री जो है वो चिमनी से कैसा धुआं दे रही है, ब्लैक स्मोक दे रही है, काला धुआं। अब यहाँ वर्ड है एक्सेलिंग, तो क्या एक्सेलिंग सही है क्या? देखिए हम दो वर्ड सीखते हैं साइंस में, इनहेल और एक्सेल। इनका क्या मीनिंग होता है? इनहेल का मतलब होता है दोस्तों सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेना, और एक्सेल का मतलब क्या होता है? एक्सेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। एक्सेल का मतलब क्या होता है? सांस बाहर छोड़ना। तो ये रेस्पिरेशन श्वसन प्रक्रिया का है। तो चिमनी जो है वो ब्लैक स्मोक बाहर छोड़ रही है, तो सांस थोड़ी छोड़ रही है, वो तो काला धुआं बाहर छोड़ रही है। तो प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना। इंडिक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज की ओर इशारा। रिमिट जमा करना। इमिट का मतलब होता है बाहर निकालना। इमिट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो यहाँ पर ये वर्ब एप्रोप्रिएट होगा क्योंकि वो फैक्ट्री जो है वो काला धुआं बाहर निकाल रही है। तो द फैक्ट्री हैज़ बीन इमिटिंग ब्लैक स्मोक फ्रॉम इट्स चिमनी। आगे चलते हैं। वन वर्ड कह रहा है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अपने जीवन की कथा स्वयं लिखना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर आत्मकथा, और आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ स्टोरी, जीवन कथा जो होती है। ठीक है, जीवन जो कथा होती है उसको बायोग्राफी बोला जाता है, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन। स्टोरी का मतलब आप जानते ही हैं, कहानी। और एपिक का मतलब होता है बहुत कि कोई रोचक जोरदार कहानी जो होती है उसको अपन एपिक बोलते हैं। जैसे महाभारत और रामायण जो है वो कैसे स्टोरीज है, एपिक स्टोरीज है। अगला देखो, कह रहा है जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, इनको मीनिंगफुल उसमें आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी पैराजम्बल्स की बात होती है तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन को आपको ढूंढना है। ये इसकी ट्रिक होती है भाई, क्योंकि पैराजम्बल जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? प्रॉपर नाउन से होगी। तो प्रॉपर नाउन आपको कहाँ पे मिल रहा है? ही में। तो सी से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन है। देखो आंसर आ गया ना शुद्ध। एग्जामिनर देता ही इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन कि भाई आप जो है दिमाग का यूज करें, गधों की तरह नहीं कि पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। तो इसमें दे रखा है ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स अबाउट ऑल हिज नेबर्स, कि वह लगातार शिकायत करता है अपने सारे पड़ोसियों के बारे में, एंड द नॉइज दे मेक, और उनके द्वारा किए जाने वाले शोर के बारे में लगातार वो शिकायत करता है। तो CADB हो जाएगा। ठीक है, चलो एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसको पैसिव का है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। कह रहा है आई वॉज केप्ट, तो यहां से ही पकड़ लेंगे। तो वॉज वर्ग के साथ जब थर्ड फॉर्म लगे तो ये पैसिव वॉइस किसका है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। तो पास्ट सिंपल का ये यदि पैसिव वॉइस है तो पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर सेकंड फॉर्म आती है। तो चेक कर लीजिए कहाँ है सेकंड फॉर्म, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है तो ये चला गया, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये चला गया, यहाँ सेकंड फॉर्म है, ये आंसर हो सकता है। बट आगे भी चेक करते हैं। कैप
अब ये 2 जगह आ गया तो पूरा देखना पड़ेगा कि आगे क्या है, फॉर मोर देन एन आवर टू गेट एन अपॉइंटमेंट। अच्छा, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, वेटिंग, और यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, वेट, तो ये गड़बड़ हो गया। सी आंसर हो जाएगा। द स्टाफ केप्ट मी वेटिंग फॉर मोर देन एन आवर टू गेट एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि भाई यहाँ वेटिंग है, वर्ब है, तो वही लेनी पड़ेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखो, एक और पैराजंबल आ गया। ट्रिक आपको बता ही रखी है मैंने, आपको क्या करना है, प्रॉपर नाउन खोजना है। अब प्रॉपर नाउन तो कहीं है नहीं, तो भाई प्रॉपर नाउन को कौन सा नाउन रिप्लेस करता है, प्रॉपर नाउन को कौन सा नाउन कौन रिप्लेस कर देगा, प्रोनाउन रिप्लेस कर देगा, सर्वनाम। तो प्रोनाउन से ढूंढेंगे। तो कह रहा है कि आई स्टार्टेड, यहाँ ये प्रोनाउन है तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, कि कह रहा है कि मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया था कब, पेंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान। तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, डी से। डी से एक ही ऑप्शन है, देखो सीधा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको भी एग्जाम में फास्ट करना है। फिर आगे बी कह रहा है कि जैसे ही मैंने फाइनल चैप्टर लिखा तो हम लोग तीसरे साल जो है कोरोना से संघर्ष कर रहे थे। फिर ये आ जाएगा कि वैश्विक स्तर पर लगभग 6.5 मिलियन लोग जो है अब तक कोरोना से मर चुके हैं। फिर सी आ जाएगा, वाइल वी हैव द वैक्सीन टू आउटलिव द डिजीज, टू लिव आवर ग्रीफ नीड्स द सेल्फ ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि हालांकि बीमारी से बचने के लिए तो वैक्सीन आ गई है, लेकिन जो मनुष्य को जो दुख और पीड़ा मिली है वो खत्म होने में बहुत समय लग जाएगा। आगे देखिए, गलत स्पेलिंग पकड़नी है। देखिए, ग्रेटफुल, कृतज्ञ, कह रहा है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, कृतज्ञ हूँ, स्पेलिंग ठीक है। इग्नोरेंस, अनभिज्ञता, अज्ञानता, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, ये स्पेलिंग भी ठीक है। इमिग्रेट का मतलब होता है कि भाई ये देश छोड़कर कहीं और जाना, यहाँ से पलायन करके कहीं और चले जाना, इमिग्रेट। हिरार्की की स्पेलिंग गलत है, यही हमारा आंसर है। क्या गलती है इसमें, ये ए जो है इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। क्या होती है हिरार्की की स्पेलिंग, HIERARCHY। आगे देखो, विलोम शब्द बताना है, टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा वर्ड को पकड़ेंगे। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, फेम का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अपमान। भाई किसी को प्रसिद्धि मिलना तो अपोजिट क्या होगा, कि उसका बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सम्मान। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत। सोरो का मतलब क्या होता है, दुख। ऑनर मतलब सम्मान, डिसऑनर मतलब अपमान। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। विलोम शब्द बताना, फेम का मतलब होता है लोकप्रियता, प्रसिद्धि, डिसऑनर मतलब अपमान। विलोम शब्द बताना है किसका, इमिनेंट का। इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत, नजदीक। नियर का मतलब भी क्या होता है, नजदीक। अनस्टॉपेबल, जिसे रोका न जा सके, जिसको रोक नहीं सकते, अनस्टॉपेबल। इम्पेंडिंग, जो चीज़ जो है बची हुई है। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, तो यही विलोम शब्द हो जाएगा इमिनेंट का। आगे देखिए, एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज ऑयस्टर्स कम फ्रॉम। ये क्या कह रहा है कि क्या कभी आपने सोचा है ऑयस्टर्स कहाँ से आते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है ऑयस्टर्स, वो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप बोलेंगे सर एस लगा हुआ है, प्लूरल है। तो अगर आपका आगे सब्जेक्ट प्लूरल है तो जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसके साथ ये जो सहायक क्रिया है ये भी तो प्लूरल लेनी पड़ेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें यही तो सिखाता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। डज तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर डज की जगह क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा।
कहाँ पे एरर है? सी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्लोज टेस्ट आ गया है प्यारे बच्चों। क्लोज टेस्ट में अपने को क्या करना है, पूरा इसको पढ़ेंगे और आवश्यकता अनुसार लगा देंगे। कह रहा है द ग्रिम रीपर सीम्स टू हैव डैश इन यूरोप ड्यूरिंग द 14th century. It was during this time that Europe was dealing with what was then the world's dash pandemic, the Black Death, believed to be the result of the plague. ये कह रहा है कि 14वीं शताब्दी की बात है, उस समय यूरोप के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे महामारी आई थी जिसे काली मौत के नाम से वो फेमस थी, ब्लैक डेथ के नाम से महामारी हुई थी। और उसमें ऐसा अनुमान है कि 1/3 ऑफ यूरोप्स एंटायर पॉपुलेशन, कि पूरे यूरोप की लगभग 1/3 जनसंख्या जो है उस महामारी में समाप्त हो गई थी। विद सम एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट सफरिंग फार ग्रेट लॉस देन अदर्स, जहाँ पे कुछ एक द्वीप में दूसरे की तुलना में ज़्यादा नुकसान हुआ था। द ओरिजिनल आउटब्रेक ऑफ द प्लेग अकर्ड ड्यूरिंग 1347-51 एंड आउटब्रेक्स देन डैश सेवरल अदर टाइम्स आफ्टर दैट। कह रहा है कि पहली बार ये बीमारी जो है वो प्लेग, जो चूहों की वजह से एक महामारी फैली थी, उसके बाद में आई थी, और उसके बाद में बहुत बार ये जो है इस तरीके की महामारी आई। सो क्लियरली डेथ वाज समथिंग दैट द सर्वाइविंग यूरोपियंस हैड ऑन देयर माइंड एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट दे डैश एन इमेज टू रिप्रेजेंट इट। और ये कह रहा है कि उस समय इतना खौफ हो गया था लोगों में कि भाई हर यूरोपीय व्यक्ति के दिमाग में केवल एक डेथ जैसी नाम चीज़ फिट हो गई थी। मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा वो इससे आहत हुए थे और परेशान हुए थे। तो अब चलते हैं, कह रहा है द ग्रिम रीपर सीम्स टू हैव डैश इन यूरोप, फाउंड, रेस्टेड, डाइड, अपीयर्ड। अपीयर्ड मतलब किसी चीज़ का प्रकट होना, अपीयर का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रकट होना। तो यहाँ पे अपीयर्ड हमारा आंसर हो जाएगा कि ग्रिम रीपर जो है वो प्रकट हुई थी यूरोप में 14वीं शताब्दी में। काफ़ी ज़्यादा जो है दुख या पीड़ा वहाँ पर प्रकट हुई थी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट यूरोप वॉज डीलिंग विथ वॉट वॉज देन द वर्ल्ड्स डैश पेंडेमिक, वर्स्ट पेंडेमिक, क्योंकि भाई यहाँ पे कह रहा है कि बहुत ही भयानक महामारी थी। तो सुपरलेटिव डिग्री लेंगे, वर्ल्ड्स बेस्ट। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले द क्यों नहीं लिया यहाँ पर, ये चीज़ भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर पजेसिव लगा हुआ है। पजेसिव के बाद में अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले द का उपयोग नहीं करते हैं। तो वर्ल्ड्स वर्स्ट पेंडेमिक, द ब्लैक डेथ believed to be the result of the plague, it is estimated that about 1/3 of the Europe's entire population perished. Perished का मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो लगभग 1/3 जो जनसंख्या थी वो समाप्त हो गई थी। With some areas of the continent suffering far great losses than others. The original outbreak of the plague occurred during 1347-51 and outbreaks then dash several other times recurred का मतलब बार बार किसी चीज़ का होना, reoccurrence। तो उसके बाद में कई बार जो है इस तरीके की बीमारियां यूरोप में फैली। So clearly death was something that surviving Europeans had on their mind and it is not surprising that they conjured an image to represent। और उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और मेहनत करनी पड़ी, बहादुरी से काम लेना पड़ा, तब जाके वो डेथ की जो इमेज है वो उनके दिमाग से हटी। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर का सॉल्यूशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले एक और सेशन में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।